हेलो एवरीवन। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 5 फरवरी 2026 और जैसा कि आपको पता है इस क्लास में करंट अफेयर प्लस उनके आधार पर एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे प्रमुख सोर्स हैं वो हैं द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आज की पहली खबर हम देखते हैं जो है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको मैं करंट अफेयर ही नहीं पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर के साथ साथ जो भी चीज़ न्यूज में हमको दिखती है उसका एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से हम बेसिक्स भी ऐड करते हैं जिससे आपको 360 डिग्री में हर एक चीज़ पता हो। तो वित्त आयोग क्या है? भारत में राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है या संतुलन करता है। ठीक है। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भाग 12 में अनुच्छेद 280 के तहत कैसा निकाय है? एक अर्ध न्यायिक निकाय है। देखिए, जो भी चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी चीज़ों को हाईलाइट करना है क्योंकि मैं वही पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टेट पीसीएस ने अगर क्वेश्चन बनाया कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है, यह एक किस प्रकार का निकाय है? उसने आप देखिए किस प्रकार का निकाय है। अब वो लिखना शुरू करेगा। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे पॉइंट फंसाएगा कि संवैधानिक कि अर्ध न्यायिक। देखिए उसने निकाय पूछा है तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का है। अर्ध न्यायिक निकाय है। गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संरचना एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले सहित। ठीक है, 4 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सदस्यों की योग्यता तय करने का अधिकार, ये देखिए ये लाइन बहुत आप याद रखिएगा। जो सदस्यों की योग्यता है उसको तय करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ये आपका जो स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें ये लाइन आपको मिलेगी, वहां से ये ली गई है। शक्तियां, इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार एक किस कोर्ट की? सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए आपको करंट अफेयर प्लस पूरा बेसिक इस क्लास में मिलेगा। तो आपको ये नहीं है कि करंट अफेयर यहाँ से पढ़ लिया, बेसिक्स वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी क्लास में कोई भी फालतू की चीज़ या पॉइंट इस करंट अफेयर में नहीं डाले जाते हैं। सीधा प्री एग्ज़ाम को देखते हुए जहाँ से वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, चीज़ों को बदल सकता है, वो पॉइंट डाले जाते हैं। 2 मिनट देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। प्रमुख कार्य और सिफारिशें, ये क्या करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान का निर्धारण, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन के उपाय। देखिए इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है वो मैंने नोट करके लिख दी है, इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। प्रमुख आयोग, पहला जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 15वें के कौन थे? एन के सिंह। और वर्तमान में 16वें के कौन है? अरविंद पनगड़िया। देखिए पूरा करंट अफेयर भी और प्लस बेसिक भी आपका इसमें कवर है। अब देखिए मैंने आपको एक करंट अफेयर तो पढ़ा दिया, अब चलिए थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्रेम दिखाते हैं कि मैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करता हूँ करंट अफेयर में। आप खुद देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इसी तरीके से हमको गुमराह कर देते हैं, पढ़े हुए भी हमारी चीज़ों को गलत करा देते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है,
इसे आप प्रयास कीजिए कि आप सही कर सकें, और मैं पढ़ के इसको करता हूँ। आप थोड़ा सा वीडियो को रोकें और करने का प्रयास करें, फिर आप देखें कि अभी मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, आपसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है, चलिए। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के सदस्यों की पात्रता और चयन की विधि निर्धारित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिए, ये लाइन यहाँ पर लिख दी है इसने बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था किसके पास है, संसद के पास है। तो पहला पॉइंट हमारा हो चुका है गलत। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। आयोग के पास अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। ठीक है। तीसरा, आयोग की सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं, लेकिन सरकार के लिए पंचायतों के संसाधनों हेतु दी गई सिफारिशों को मानना बाध्यकारी है। देखिए, मैंने आपको ऐसी कोई भी लाइन नहीं पढ़ाई, इसे मैंने आपको नोट में लिखा है कि सलाहकारी होती हैं और ऐसे कोई भी बाध्यकारी नहीं होती हैं, तो ये कथन भी हो गया गलत। अब आप बताइए इसका आंसर क्या है। तो बहुत सही, मैंने आपको ये बात पढ़ाई हुई है, इसका केवल एक। इस तरीके से ही जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपने फाइनेंस का मेंशन करंट अफेयर्स में, मैगजीन में कई जगह पढ़ा होगा, पर इस क्लास में पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा। बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन हमारे आता है तो वो रह ना जाए कहीं से भी। और इस चीज़ की तो गारंटी है कि अगर आप रोज़ हमारी क्लास देखते हैं और रिवीजन अच्छे से करते हैं तो आपको करंट अफेयर परेशान नहीं कर सकता है। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 26 आराम से कल ले जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी हमारी क्लास की है, क्योंकि हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर ही करंट अफेयर तैयार करते हैं। ज़्यादा फालतू चीज़ों को अपने करंट अफेयर में नहीं डालते हैं। जैसे आज देखिए 6 खबर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से, वही हैं इसमें, फालतू की कोई चर्चा नहीं, है ना। और प्री के लिए ये रामबाण क्लास है। मेंस के लिए मैं कुछ समय बाद स्टार्ट करूँगा क्लास, उसमें सिर्फ मेंस के ही टॉपिक होंगे। ऑलिव रिडले कछुए, ये क्या है? यह विषय ग्रेट निकोबार परियोजना और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर में क्यों रहा है परिचय। कैसे होते हैं ये कछुए? मांसाहारी होते हैं। इनका नाम इनके जैतून के रंग के कवच के कारण पड़ा। अद्वितीय व्यवहार, ये अपने समूह दन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अरीवाड़ा। देखिए, यूपीएससी है ना, इन्वायरमेंट में कई तरीके से क्वेश्चन पूछती है। आपसे पूरी एक स्टोरी ही बना दे कि वह कौन से कछुए हैं जो सामूहिक निधन के लिए प्रसिद्ध हैं और जिन्हें अरीवाड़ा कहा जाता है, निम्न में से बताएं। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जहां हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही तट पर एकत्रित होती हैं। ये रहते किस तरीके के पर्यावास में है? ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में पाए जाते हैं। उड़ीसा का गहीर माता समुद्री अभयारण्य विश्व का सबसे बड़ा रॉकरी या प्रजनन स्थल माना जाता है इनके लिए। देखिए, आप करंट अफेयर आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि इसमें कोई भी फालतू की चर्चा की है अभी तक मैंने? जो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस पूछेगा आपसे, वही इसमें है। तो मैं कोई क्लास को बड़ा करना या क्लास में फालतू की चीज़ों को ऐड करके बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा देना, बहुत अधिक बता देना, जिससे क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और सारा गेम रिवीजन का होता है। करंट अफेयर बहुत से लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, इन्हीं लाइनों पे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है और हल्की सी मिस्टेक उनसे हो जाती है। अभी मैं आपको इसका भी क्वेश्चन दिखाऊंगा एक, है ना। संरक्षण की स्थिति, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है, और आयुसीन की लिस्ट में कैसा है, असुरक्षित है। फिर तीज में परिशिष्ट 1 में, क्योंकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस ये बहुत पूछते हैं इन लाइनों को, इसलिए मैंने तीनों ही डाल दी हैं इस करंट अफेयर में।
अब आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बना सकते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया क्यों चलाया गया, हाल ही के समाचारों में रहा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है या किस चीज से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 1980 के दशक से हर साल चलाया जाता है, जो प्रजनन के दौरान इनकी सुरक्षा और अवैध मत्स्य पालन पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है। तो आपको पूरा जितना डेप्थ में आपको जानना है, जितना एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उसमें सब कुछ शामिल इसमें किया गया है करंट अफेयर में। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी माध्यम आपके लिए ये समझ लीजिए कि रामबाण क्लास है ये। आप अच्छे से इसको पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस क्लास से जुड़ें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं भी बहुत अच्छे से हिंदी माध्यम के लिए कार्य कर सकूं। मणिपुर में अभी विधानसभा में क्या है, गतिरोध चल रहा है, क्योंकि उनके जो सत्र होते हैं ना, वो कंप्लीट नहीं हुए। तो अनुच्छेद 174 राज्यपाल को सदन का सत्र बुलाने, सत्रावसान और विधानसभा भंग करने की शक्ति देता है। देखिए आपकी एनसीईआरटी से ये लाइन है। 6 महीने का नियम, संविधान अनिवार्य करता है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितना 6 महीने के से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल बनाम मंत्रिपरिषद, राज्यपाल अपनी मर्जी से सत्र नहीं बुला सकता, वह केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। नमाम रेबिया मामला 2016। और ये लाइन पूरी आपकी देखिए, मैंने जो नेट है ना, उसका भी उपयोग इसमें किया हुआ है, कि मतलब आपसे कुछ भी ना रह जाए। आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, ना लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, ये आपको ये लाइन है ना, ये वाली लाइन नहीं मिलेगी। नवाम नेविया मामला है ना। और इसी तरीके से यूपीएससी स्टेट पीसीएस थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ों को ले जाते हैं, तो मैंने इसको भी शामिल किया है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ मिलेगा, कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, बस आप कितनी मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संवैधानिक विफलता, यदि 6 महीने के भीतर सत्र नहीं बुलाया जाता है तो यह अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है। देखिए, संवैधानिक मशीनरी की विफलता। देखिए ध्यान से पढ़िएगा एक एक करंट की लाइन को, क्योंकि एमसीक्यू आपके नीचे हैं, वो आपको चेक करेंगे कि आपने कितने ध्यान से क्लास को पढ़ा है, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां, मणिपुर के संदर्भ में प्रश्न उठ सकता है कि असाधारण स्थितियों में राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। ये थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को, तो इस तरीके से वो डाल सकता है। तो अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। अब इसमें याद रखने, देखिए एग्जाम पॉइंटर, सत्र बुलाने की अंतिम शक्ति किसके पास है, राज्यपाल में नहीं थे, लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। संविधान में सत्र की कोई न्यूनतम अवधि तय नहीं है, केवल 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। यदि राज्य सरकार का सत्र बुलाने की सलाह नहीं देती है तो राज्यपाल को केंद्र को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है। ये तीनों ही लाइनें आप रामबाण तरीके से याद रखिए। स्टेट पीसीएस यूपीएससी रखेगा इन लाइनों को, है ना। तो करंट हमें पढ़ना कैसे, देखिए आप थोड़ा सा समझिए मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, मणिपुर विधानसभा का गतिरोध था। अब मैं चाहता तो इस पे 30 मिनट डिस्कस करता, आपको खूब समझाता, आपको स्टोरियां सुनाता, पर क्या आपके काम की है प्री के हिसाब से, नहीं है। उतनी ही उससे कम समय में आप देखिए मैंने कितने महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी में भी कभी कभी नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद मैंने देखिए आपको लिख भी दिया है कि इनको आप अच्छे से याद रखिए। तो आपकी नॉलेज अधिक से अधिक होनी चाहिए। जैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल पर क्वेश्चन आ गया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा बेसिक, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें लिख दी हैं। हाँ, छोटी-छोटी बातें होती हैं कि शपथ और आपका नियुक्ति, तो ये सब चीज़ें तो आप बेसिक में पढ़ते ही हैं नॉर्मली। कुछ बातें ऐसी जो आप नहीं पता, आपको नहीं जान पा रहे हैं और एग्ज़ामिनर पूछता है,
तो वो मैंने अपने करंट अफेयर में शामिल की हैं। आप बस मन लगा के पढ़िए, मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करता हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के संवर्धन की योजना। चलिए गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नोडल मंत्रालय याद रखिएगा कौन सा है। वित्तीय प्रोत्साहन, ये लाइन याद रखिएगा, पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पात्रता क्या है? यह योजना नई इकाइयों के साथ साथ मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण को विस्तार दोनों पर लागू होती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब अभी आप एमसीक्यू देखेंगे ना तब आप समझेंगे। प्रमुख लक्ष्य क्या है, ये देखिए। चीन जैसे देशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करे, घरेलू मूलधन को बढ़ावा देना। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम होता क्या है? यह योजना भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की पूरक है, जो चिप निर्माण के लिए, ठीक है, ले लीजिए। इनपुट टैक्स और ड्यूटी क्या होती है? यह योजना केवल निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि सप्लाई चेन के घटकों पर केंद्रित है, ताकि अंतिम उत्पाद की लागत कम हो सके। देखिए जो बहुत डेप्थ में समझाना होता है उस पर मैं थोड़ा रुकता हूँ, जो जल्दी निकलना होता है लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, पर थोड़ा उससे थोड़ा जल्दी निकलता हूँ। आपकी 5वीं खबर, मजदूरी संहिता सार्वभौमिक कवरेज। पुराने कानून के विपरीत यह संहिता संगठित और, ये देखिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। वेतन की परिभाषा, इसमें आप ये लाइन याद रखिए, बोनस, पीएफ और ग्रेजुटी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। फ्लोर वेज की अवधारणा क्या है? केंद्र सरकार जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए एक आधार वेतन तय करेगी। राज्य सरकारें अपने यहाँ न्यूनतम वेतन इस फ्लोर बेस से कम नहीं रख सकती हैं। जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी तरीके से जब आप इसका प्रिंट आउट पीडीएफ का निकाल लें या डिजिटल रूप से पढ़ना चाहें तो इस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट आप भी कर लीजिएगा, है ना। या आप स्वयं के अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो हेडिंग ऐसे डालिएगा और जो पॉइंट हाईलाइट है एक एरो बनाइएगा, एरो में चीज़ें लिख दीजिएगा, जिससे आपके 1 साल के नोट्स जो हैं वो मुश्किल से 60 पेजों में कंप्लीट हो जाएंगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैधानिक और संस्थागत ढांचा, ये सलाहकार बोर्ड, केंद्र और राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्डों का गठन किया जाएगा, जिनमें नियोक्ता, कर्मचारी और स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होंगे। इनमें, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। इनमें 1/3 सदस्य महिला होना अनिवार्य है। डिजिटल भुगतान, भ्रष्टाचार और शोषण को कम करने के लिए वेतन भुगतान का, ठीक है। निरीक्षक 6 सुविधा प्रदाता, यह कानून इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए निरीक्षक की भूमिका को सुविधा प्रदाता के रूप में बदलता है। ये लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डाल देता हूँ कि चीज समझ में आए। आज का लास्ट करंट अफेयर न्यूज और बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए 17 हैं, जिसमें 15 जो है हमारे लेथेनाइट्स और प्लस स्केडियम और एट्रियम है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नाम इनका दुर्लभ, इन्हें क्यों बोलते हैं दुर्लभ? इसलिए नहीं कहा जाता कि ये पृथ्वी पर कम है। देखिए ये लाइन अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस डाल देंगे ना, आधे बच्चे सही कर जाएंगे। दुर्लभ का मतलब अरे कम होंगे इसलिए दुर्लभ होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्हें शुद्ध रूप से निष्करण करना और अलग करना बहुत कठिन और खर्चीला होता है। देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्या कर रहे हैं आजकल, कोशिश करते हैं कि आप करंट अफेयर से कितनी चीज़ों को बारीकी से सीख रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए कि उन्होंने क्वेश्चन बनाया, लगेगा देखने में बहुत सिंपल कि चलिए रेयर अर्थ एलिमेंट 17 हैं और ऐसे ऐसे हैं, पर अगर लास्ट में अगर ये लाइन लिख दी ना कि इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है कि ये पृथ्वी पे कम पाए जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि 95 बच्चा ऐसा होगा जो गलत कराएगा, क्योंकि उसने इसकी मूल अवधारणा को नहीं समझा है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं करंट में बहुत ही अच्छे तरीके से उन पॉइंट को डालता हूँ
अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, और यह क्लास मेहनत वालों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि हिंदी माध्यम मुझे पता है बहुत परेशान रहता है करंट को लेके, क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें। तो आपके लिए यह रामबाण क्लास है, आप बस मन लगा के पढ़िए, फिर आप मुझे बताइएगा जब आप आरपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, किसी भी पीसीएस में सम्मिलित होते हैं या यूपीएससी में, कि आपके क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए थे। मैं गारंटी देता हूँ अधिक से अधिक करंट अफेयर आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है। उपयोग हाईटेक स्मार्टफोन, लैपटॉप और जेट इंजन में होता है। ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और पवन टरबाइनों के स्थायी चुंबक के लिए, और रक्षा मिसाइल और इन सब चीज़ के लिए इनका उपयोग किया जाता है। करंट में क्यों है ये भी आपको जानना है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि खबर है बहुत इंपॉर्टेंट। चीन का एकाधिकार और बैटल ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमें देखिए ये सबसे, अगर आप देखिए ये लाइन बन गई, वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन और प्रसंस्करण पर चीन 90% से अधिक नियंत्रण। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यार चीन से हम अपना निर्यात कम करें, इसलिए हम इस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। भारत सरकार ने विशेष रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिल, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम के लिए। शॉर्ट तरीके से ही पूछ सकता है, यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस आराम से पूछ देगा कि भारत के दुर्लभ भूतत्व गलियारा में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आप गलत कर जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूँ आप आज भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, करंट अफेयर पढ़िएगा। अगर आपको कोई इस तरीके से चीज़ें रख के देता है तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे कोई भी फालतू पॉइंट ऐड नहीं किया जाता है। डेप्थ में जाके एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, और अच्छा एग्जामिनर क्या पूछ सकता है ये कहाँ से पता लगता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा करंट का स्टैंडर्ड किस तरीके से रहता है। ये लाइन ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंटर मैंने नीचे डाल दिया है, ये लीजिए। मोनाजाइट रेत क्या है? भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों की मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक है। ये लाइन आप खुद पढ़िएगा। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण हैं, जिसके भारत में इन खनिजों का खनन एकाधिकार है। सार्वजनिक क्षेत्र के पास है, निजी क्षेत्र के पास नहीं है। भारत हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में शामिल हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो चुनौतियां क्या हैं, ये तो ये होती हैं मेंस की बातें। आज मैंने इसमें इसलिए डाल दिया कि थोड़ा आप समझें कि किसी करंट अफेयर से मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो मेंस का क्वेश्चन ज़्यादातर चुनौतियां क्या हैं, तो करंट में हमें ये अच्छे से एनालाइज करना होता है, जो मैं मेंस की क्लास में कराऊंगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका करा ही दिया था और क्वेश्चन के साथ में व्याख्या देता हूँ, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। थोड़ा स्क्रीन को आप अपनी रोकिए क्लास को और करने का प्रयास करिए। मैं करके आगे बढ़ता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा आपने कहाँ गलती की है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये मांसाहारी होते हैं, मैंने आपको पढ़ा है। तो पहला कथन गलत, पहला गलत, तो ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए, ये अरीवाड़ा कहा जाता है, हाँ ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। नहीं, ये गलत है, अनुसूची वन में है। तो कथन आपका ये भी सही है। इस तरीके से करने का देखिए, अगर आपने चीज़ों को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। आप इसी तरीके से, क्या आपको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए या करंट अफेयर के, क्या इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं दिखते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में? बताइए। तो क्वेश्चन का आधार ही मैं वह तय करता हूँ कि जो सीधे आप कहिए, तो आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एग्जाम हॉल में सेम ऐसे ही दिखे। बात हाँ, लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बोलने का या लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, पर हमें अच्छे से पकड़ तो हमसे कोई गलती नहीं करा सकता है। जितनी देर मुझे लग रही ना एमसीक्यू करने में, पढ़ाने के बाद, मैं चाहता हूँ इतना ही समय लें आप करंट अफेयर के वहाँ पर करने में। मणिपुर के हालिया संवैधानिक गतिरोध के आलोक में अनुच्छेद 174, देखिए मैंने आपको ये पढ़ा है। ये देखिए, ये लाइन बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था इसके विषय में। विच मीन से अधिक का अंतराल हो जाता है, तो यह अनुच्छेद 356 के तहत
आधार बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। संविधान सभा के अनुसार सत्र बुलाना राज्यपाल का एक विशेष विवेकाधीन नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए यूपीएस, अब आपको राज्यपाल, आपने इतना पढ़ा पॉलिटी में, कई पॉलिटी की क्लासें पढ़ी, करंट अफेयर ही पढ़ा, क्या इस तरीके से क्वेश्चन अफेयर बन जाएगा? आप सही कर पाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, आपके यहाँ जो भी एमसीक्यू रखता हूँ, करंट अफेयर रखता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा दूँ करंट अफेयर में भी। ये लीजिए, ये मैंने अभी आपको स्कीम पढ़ाई थी, जो मैं थोड़ा सा जल्दी निकला था। बताइए, यह योजना केवल नई निर्माण, देखिए केवल नई नहीं है, पुरानी भी है, तो प्रथम गलत हो गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम में चीन पर आयात निर्भरता, हाँ बात सही है। यह योजना भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन, हाँ बात सही है। ये लीजिए, अब इतने जल्दी मैं क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि आपको अभी जस्ट मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, तो इतना तो आपको याद तुरंत रहना ही चाहिए। और रिवीजन करिएगा, तो आप प्रयास करिएगा कि एमसीक्यू करके रिवीजन करिए, इससे आपको चीज़ें और जल्दी याद होंगी। ठीक है, मजदूरी संहिता के विषय में हमको बताना है। संहिता भारत के केवल नहीं, असंगठित मैंने आपको पढ़ाया था, दोनों में है, संगठित और असंगठित, तो पहला हो गया गलत। यह संहिता भारत के, तो ये सॉरी केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित, हाँ ये बात देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिकी मैंने करा था। ऐसे ही यूपीएससी और अदर एग्जाम आपके साथ भी कर देंगे कि यह संहिता भारत के केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए केवल न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करती है। हाँ ये बात सत्य है। नो 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 नो, ओके ओके ओके, सॉरी थोड़ा गला मिस्टेक है ना, तो उस समय से थोड़ा सा गले की वजह से ना दिमाग थोड़ा सा गले पे जा रहा है। गलत पूछा है इसने। देखिए मैं ही क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, और सोचिए कि मेरे से जब गलती हो जा रही है क्लास के अंदर, देखिए इन चीज़ों में बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। तो पहले मैंने सही बताया था कि हाँ ये गलत लाइन है। यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फ्लोर वेज से कम न्यूनतम वेतन कोई भी राज्य सरकार तय, हाँ ये बात सत्य है। जब ये बात सत्य है तो जहाँ दो दो है वहाँ काटिए, जरा आप इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब हमारा ए और सी बचता है, तीसरा हम और पढ़ लेते हैं। वेतन की परिभाषा में बोनस, पीएफ और ग्रेजुएटी को हमेशा के लिए बाहर रखा गया है, चाहे उनकी राशि, नहीं ऐसा मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर है सी। देख लीजिए आप, तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं मतलब आपको पढ़ाया भी मैंने ही बनाया है, बस थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, दिमाग थोड़ा सा उधर जाता है बार बार, जिसकी वजह से इस चीज़ को मैं नहीं देख पाया। पर मैं एग्ज़ाम हॉल में जब रहता हूँ या जब मैं रहता था, तो मैं इन चीज़ का विशेष ध्यान रखता था। चलिए, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। तो मैं प्रयास करूं कि मैं ज़्यादा पढ़ूं नहीं, मैं आपको सही और गलत चीज़ें बताता रहूं कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी गले में है प्रॉब्लम। एक दो दिन क्लास में ऐसा ही रहेगा, फिर ठीक चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल बात गलत है, उनका निष्कर्षण करना मुश्किल होता है, इस वजह से है। तो इसमें पूछा है कथन सही कौन सा है, तो आप ये देखिए कि आप, ये कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, मुझे दूसरा पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है, केवल भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़िए, मैं बता दूंगा कि गलती कहाँ है, उसको अंडरलाइन कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपने गलती कहाँ की है, पढ़ के भी, है ना। ये बात बिल्कुल गलत है। ये देखिए वित्त आयोग का दिए रखा है, और राज्य वित्त आयोग 243 के तहत आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी, तो
ये दो कथन सही हैं तो बी सही। ये देखिए व्याख्या है, नीचे दे रखी है। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस तरीके से यूपीएससी बनाता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये, बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ा है इसलिए आप आराम से इसका आंसर दे लेंगे। चलिए, इसमें पूछा है सही कौन सा है, तो अनुच्छेद 355 केंद्र को यह शक्ति देता है कि वही बात, हाँ बात सही है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग तब किया जा सकता है जब राज्य सरकार राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र में उपस्थित हो। नहीं, बात तो गलत है। मणिपुर के संदर्भ में संवैधानिक मशीनरी की विफलता का आकलन केवल 9 हमसे पूछा है सही, तो ये है। अब देखिए ये दोनों कथन क्यों गलत हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ये लिखिए, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप ये ना सोचें कि अरे सर ने वहां पे बस यूं कर दी। ये लीजिए, मैंने पूरा लिख रखा है नीचे, अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हो रही है ना। ये समझिए कि पूरा यूपीएससी में भी आपको छपे मिल सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं इस क्लास में क्वेश्चन। ये लीजिए क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको पढ़ाई है। ये बात बिल्कुल गलत है, मैंने आपको अभी ये पढ़ाया था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, हाँ ये बात भी सही है, तो इसका बी बिल्कुल सत्य है। ये रहा आपके पास आंसर। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न, ये मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर है सी। तो देखिए, इसी तरीके से क्लास में आपको करंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे, कोई भी फालतू करंट अफेयर को ऐड नहीं किया जाएगा। अब देखिए, मैंने अगर आपको 6 टॉपिक पढ़ाए हैं, तो 6 टॉपिक आप खुद आंकलन कीजिएगा बैठ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कितने महत्वपूर्ण हैं आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, है ना। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं करते हैं कि हम आपका लोड बढ़ाएं, क्योंकि आप बेसिक को भी समझ लीजिए। अपने करंट अफेयर आपका पूरा इस क्लास में हो जाता है। द हिंदू भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना पीआईबी, सारी न्यूज़ों का जो साल निकलता है, चीज़ें निकलती हैं, इसमें समाहित करके एमसीक्यू भी बना देते हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, क्योंकि सारा गेम होता है प्रैक्टिस का। तो करंट अफेयर पढ़ा और आपने प्रैक्टिस कर ली, तो हिंदी माध्यम के लिए मेरे अनुसार ये ऐसी क्लास मैंने बनाई है जहां पर सब कुछ है, प्रैक्टिस प्लस करंट अफेयर को डेप्थ में अच्छे से समझाना, कोई फालतू खबर नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको क्लास पसंद आती है, और क्लास में और क्या सुधार करने चाहिए वो भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ओवर होती है।